गुड मॉर्निंग डिम्पी। देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की ऑर्डर बुक इनफ्लो इनको मिली है, मेरे ख्याल से FY24 इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट आने वाले साल के लिए भी बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है, तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। तो मेरा तो मानना है कि देखिए, आज जो न्यूज आई है इसका इम्पैक्ट तो इमीडिएटली आपको मार्केट्स में सुबह देखने को मिलेगा। बट अगर हम अगले 6-12 महीने की बात करें तो यहां से भी अर्निंग्स ग्रोथ कम से कम 15-20% बढ़ने की क्षमता है। और मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी अगर किसी को खरीदना है तो मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा एक्यूमुलेशन या हम कह सकते हैं इन्वेस्ट करने का मौका बन सकता है, क्योंकि यहां से भी मुझे लग रहा है कि 18-20% की अपसाइड कंफर्टेबली पॉसिबल है। देखिए, ये एक ऐसी ईपीसी कंपनी है जहां पे कैश फ्लोस पॉजिटिव है, जहां पे ऑर्डर बुक भी काफी तेजी से बढ़ रही है। ये दोनों कॉम्बिनेशंस मार्केट को काफी पसंद आ रहा है, तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि करंट प्राइस पे या थोड़ा सा अगर मार्केट में थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती है तो उसको खरीदना चाहिए। मुझे लगता है कि यहां से भी करीबन 250 का एक फर्स्ट टारगेट बनेगा, तो डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन एंड करंट प्राइस पे भी किसी को निवेश करना है तो जरूर कर सकते हैं। डिम्पी, मुझे लग रहा है कि देखिए, नियर टर्म में तो ये सारे स्टॉक्स थोड़े से रेंज बाउंड रहेंगे, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि गवर्नमेंट एथेनॉल को पुश करना चाहती है। इनफैक्ट उन्होंने क्लियरली कहा है कि 20% का जो कंट्रीब्यूशन है पेट्रोल में, वो करीबन FY25 तक वो मेंटेन करते हैं। मुझे लगता है कि दिस ईयर शुगर की प्रोडक्शन में थोड़ी सी कटौती एक्सपेक्टेड थी, तो उन्होंने थोड़ा सा ये मोलासिस का जो प्रोडक्शन था वो उन्होंने थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस की, लेकिन बहुत ही जल्द उन्होंने क्लेरिफाई किया कि गवर्नमेंट का कोई इंटेंशन नहीं है कि मोलासिस को वो एथेनॉल में कंज्यूम करे, ऐसी कोई दिक्कत हो। मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया 12-15 महीने का है तो डेफिनेटली बलरामपुर चीनी, रामपुर शुगर, त्रिवेणी, ये सारे बड़े प्लेयर्स हैं जो एथेनॉल बनाते हैं। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ये भी सब मान के चल रहे हैं कि गवर्नमेंट एथेनॉल की कीमतें वापस बढ़ाएगी। तो डेफिनेटली इन द नियर टर्म क्या होगा कि जो कंपनी गेहूं से या कॉर्न से एथेनॉल बनाती है उनके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, जैसे BCL है, एसोसिएटेड अल्कोहल है। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स है, मुझे लगता है उनको दिक्कत नहीं होगी। मेरे ख्याल से मोलासिस की सप्लाई काफी अच्छी रहेगी, तो डेफिनेटली नजरिया 12-15 महीने का अगर आपका है तो इसमें एक निवेश का मौका जरूर बन सकता है। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्टर्स को यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि नियर टर्म में स्टॉक्स थोड़े रेंज बाउंड रहेंगे। कि मुझे लग रहा है कि पब्लिक इशू के बाद ही ये स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इन्वेस्टर्स को रिकॉर्ड करके दिया है। सबसे बड़ी बात, ये प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है। जैसे हम CDSL को देखते हैं, मेरे ख्याल से मोनोपोली बिजनेस है, और देखिए मोनोपोली बिजनेस को वैल्यूएशंस डेफिनेटली ऊपरी लेवल पे मिलती है। और जिस प्रकार से अभी UPI का ग्रोथ हुआ है, डिजिटल सर्विसेज का ग्रोथ हुआ है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अगले 2-3 साल जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ेगा, प्रोटीन को डेफिनेटली इसका फायदा मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, करीबन 650-700 करोड़ की कैश है। और मुझे लग रहा है कि आगे मार्केट चाहेगा कि शायद एक अच्छा डिविडेंड भी आए, बट डेफिनेटली यहां से भी रेटिंग अच्छी होगी। थोड़ा सा सब्र रखें, क्योंकि स्टॉक छोटे समय में बहुत जल्दी भाग चुका है। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि 1200 का जो शेयर है वो करीबन 1550-1600, ये एक नियर टर्म टारगेट बन सकता है, बट अगेन फ्रॉम 12 to 18 मंथ टाइम फ्रेम। बिल्कुल, देखिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स में वापस थोड़ा सा तेजी और अप ट्रेंड का माहौल इसलिए आया है क्योंकि मार्केट का मानना है कि जो इंटरिम बजट आएगा, जो फरवरी में अनाउंस किया जाएगा, वो डेफिनेटली एग्री रिलेटेड जो कंपनियां हैं, जो एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, न्यूट्रिएंट्स बनाती है, वहां पे हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई बड़े इंसेंटिव्स अनाउंस करे। वैसे भी मुझे लग रहा है कि देखिए, ऑल सेड एंड डन फर्टिलाइजर कंपनीज बारिश के पहले थोड़ा बहुत सीजन में आपको देखेंगे कि थोड़ी तेजी दिखती है, लेकिन ये क्लियर है कि गवर्नमेंट चाहती है कि एग्री प्रोडक्शन बढ़े। और ऑब्वियसली जहां पे न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रोकेमिकल्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे कोरोमंडल में है, मुझे लग रहा है कि ये कंपनी डेफिनेटली एक वेल स्टेबल प्लेयर है। अगर आपका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ये बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दिखाने वाली कंपनी है। खराब से खराब जब से मानसून का परफॉर्मेंस था, कभी भी इन्होंने अपने परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से मेंटेन किया है। तो कोरोमंडल वुड बी माय बेट। मुझे लगता है कि 1400-1450 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। चंबल में मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी थोड़ा स्टॉक भाग चुका है और यहाँ पे हो सकता है कि नियर टर्म में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आए, लेकिन ये ट्रेंड जो एग्रीकल्चर सेगमेंट पे आ रहा है, आपको UPL को भी नजर रखना चाहिए। यूनाइटेड फास्फोरस भी काफी ऊपरी लेवल से पीटा है, तो ये सेगमेंट्स जो है वो शायद बजट के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कुछ अच्छी खबरें इनके सेक्टर में आए। डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज है प्रियंका। मुझे लग रहा है कि देखिए, इस प्रकार का प्राइसिंग फाइनली QIP का होगा, मेरे ख्याल से काफी सरकारी बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने जब भी QIP रेस किया है तो रिस्पांस इन्वेस्टर से बहुत ही बढ़िया आ गया है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि इस QIP को भी अच्छा बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, कैपिटल रेजिंग अगर ये करते हैं तो आने वाले कम से कम 3-4 क्वार्टर के लिए जो ग्रोथ मोमेंटम है वो सस्टेन के लिए इनके पास काफी कैपिटल रहेगा। तो मेरे ख्याल से 25-26 में कुछ होने जैसा नहीं है।
हो सकता है कि अगर परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर इस साल में आता है, क्योंकि ये बिजी सीजन माना जाता है बैंक्स के लिए, तो करीबन मैं समझता हूं कि 35 38 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। काफी लो प्राइस्ड बैंक है, लेकिन एसेट क्वालिटी ठीक है, डिसबर्सल्स ग्रोथ भी काफी अच्छी है और साउथ में इनका काफी अच्छा होल्ड है। तो आई वुड सजेस्ट दैट इन 25 26 इन्वेस्टर्स को जिनको लंबा निवेश करना है, एक अच्छा विकल्प हो सकता है, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए। बिल्कुल डिम्पी, मुझे लग रहा है कि देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो तेल के प्राइसेस है वो काफी ऊपरी लेवल से गिरे हैं, तो इसका सीधा इम्पैक्ट इनको मिलेगा। हालांकि देखिए हमको लग रहा है कि तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में जिस प्रकार की पुरानी इन्वेंट्री होगी, अगर आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल इन्होंने करंट प्राइसेस का फायदा पूरी तरह से लेते हैं, तो मेरे ख्याल से चौथी तिमाही में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट का ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट एक बात तो क्लियर है कि तीसरी तिमाही दैट इज दिसंबर क्वार्टर में इनके जीआरएम्स आपको काफी अच्छे लेवल पे बढ़ते हुए देखने की पॉसिबिलिटी है, और यही कारण है कि आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल इसमें बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली, क्योंकि इनका मेन रॉ मटेरियल जो है क्रूड ऑयल वो काफी ऊपरी लेवल से घटा है, और ये डेफिनेटली इनके मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा। और ऊपर से एविएशन की बात करें, ऑटोमोटिव की बात करें, तो थ्रूपुट और वॉल्यूम बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। तो ये दोनों फैक्टर्स मुझे लगता है कि ये कंपनीज को बेनिफिट करेंगे, तो जिनके पास है वो होल्ड करे। मेरे ख्याल से अभी भी आईओसी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, तो आईओसी डेफिनेटली अगर किसी को खरीदना है तो रिस्क रिवॉर्ड विल बी बेटर कंपेयर टू एचपी और बीपीसीएल। देखिए ऊपरी लेवल से ये स्टॉक काफी घटा है, और इनका लॉजिस्टिक का जो सोल्यूशन है वो काफी स्ट्रांग है, इनफैक्ट बहुत ही अच्छे कस्टमर्स है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम इन कंपनी के नंबर्स देखें, तो प्रियंका अभी भी नंबर्स में इतना स्ट्रांग ट्रैक्शन आपको अर्निंग्स में देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए इस लेवल से तो मोर और लेस ऑल द नेगेटिव्स आर फैक्टर्ड इनटू द प्राइस, बट किसी को अगर लंबा नजरिया करना है तो थोड़ा सा एक यहाँ पे निवेश करने का मौका मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि लॉजिस्टिक स्पेस में काफी बड़े प्लेयर्स है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में काफी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। अगर कंट्री का जीडीपी 6-7% से बढ़ता है, तो पहला सेक्टर जो बेनिफिट करेगा वो ऑब्वियसली लॉजिस्टिक होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म के लिए इस लेवल पे थोड़ा सा एक निवेश करना चाहिए, बट हाँ नजरिया और टाइम पीरियड थोड़ा सा लंबा रखिए, 12 से 18 महीना, रिस्क रिवॉर्ड तभी आपको अच्छा मिलेगा।